वित्त मंत्री ने आज बजट भाषण में छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कुल मिलाकर अगर सेक्शन 80C में मिलने वाली 1.5 लाख तक छूट गिनी जाए तो 6.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है। लेकिन इसमें अभी भी कई पेच हैं। मकान पर टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि कितनी आय पर लगेगा कितना टैक्स और साथ ही बजट में आपके काम की बात पर होगा फोकस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और वेद जैन। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए सुनाते हैं आपको कि बजट भाषण में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स छूट की सीमा पर क्या ऐलान किए हैं। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. And therefore will not therefore will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax. तो ये अहम ऐलान आज की बजट स्पीच में। लेकिन सीधा मैं जुड़ती हूँ सबसे पहले शरद कोहली जी से। शरद जी, बजट स्पीच जब शुरू हुई तो हमें शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि शायद आम टैक्स पेयर को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उसके बाद जब ये टैक्स रिबेट की बात आई तो हमने इसको थोड़ा सा मिसरीड कर लिया और हमने ये लगा कि शायद यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ाने की बात की जा रही है शरद जी, लेकिन ये निकला एक टैक्स रिबेट। इसको मैं कैसे समझूं? 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो गई है या बेसिक एग्जम्पशन को बढ़ाया गया है, जिसको लेके कंफ्यूजन भी है सब जगह। बिल्कुल कविता, जब तालियां बजी और बेंच ठोकी जा रही थी पार्लियामेंट में तो मुझे ना एक लाइन याद आई कि नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और शक्ल अक्ल निकली कुछ और। क्योंकि वो ऐसा सुनने में लगा कि जैसे कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है और अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है। परंतु सेक्शन 87A कविता पुराना सेक्शन है, पहले से है। सिर्फ फर्क यह था कि वो 3.5 लाख तक, अब यहां तक सब ध्यान दें, तक वो अवेलेबल था। उसके बाद उसी को बढ़ा के 5 लाख कर दिया क्योंकि 3.5 लाख तक था और 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन थी। तो 2,500 रुपए का रिबेट मिलता था। उस 2,500 की जगह अब 12,500 फाइनेंस बिल में 87A को अमेंड कर दिया गया है। तो पहली बात तो 5 लाख तक, तो 5 लाख से ऊपर। अच्छा, जो वित्त मंत्री जी ने कहा 6.5 लाख, तो उन्होंने बातों बातों में यह भी कह दिया कि हम 80C की लिमिट अब नहीं बढ़ा रहे हैं, वो 1.5 लाख की 1.5 लाख रहेगी। तो इसका मतलब 5 लाख प्लस 1.5 लाख, 6.5 लाख तक। अब तक पे मैं बार बार गौर कराना चाहूंगा क्योंकि इसी को रिलेटेड बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर 6.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सारा 87A के रिबेट के अंतर्गत माफ हो जाएगा। तो ये इसमें गौर करने वाली बात है। बार बार अभी भी मैं किसी को सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है और सुनने में बिल्कुल ऐसा लगा कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है। जैसा आपने कहा, एकदम से उदासी के बाद खुशी आई, खुशी के बाद फिर मैं समझता हूं उदासी तो नहीं आई, पर आधे रास्ते पे जाके रुक गई। वेद जैन जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? क्योंकि बहुत दर्शकों में अभी भी कंफ्यूजन है कि अगर हमारी आय 10 लाख है, 15 लाख है, तो क्या 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल जैसे कोहली जी ने कहा कि कानून, बिल्कुल वित्त मंत्री जी ने जैसे घोषणा की थी तो एक बार तो लगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट शायद 2.5 लाख से 5 लाख हो गई है। हाँ। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि कई मीडिया चैनल पे चल रहा था कि थ्रेशोल्ड 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं कि जो रिबेट 87A में था उसको 2,500 से बढ़ा के 12.5 किया और उसकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था कि 3.5 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उसे 5 लाख किया। तो आज की डेट में अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस करते ही आपके ऊपर पूरा टैक्स आ जाएगा। रही बात कि कहाँ तक की आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, तो देखिए 1 to 1.5 लाख रुपए की 80C में आपको एग्जेम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म सेविंग वगैरह की। एक सैलरी टैक्स पेयर को 7 लाख तक भी छूट मिल जाएगी क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 कर दिए, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें काउंट हो जाएगी। इसके अलावा 2-3 डिडक्शंस और हैं जो मिल सकती हैं जिसको काउंट किया जा सकता है।
एक तो यह है कि आज की डेट में जो ये एनपीएस है उसका एक 50,000 का कंट्रीब्यूशन जाता है, ATCCD-B में अलग से प्रोविजन है जिसकी क्लॉज के अंदर जाता है, तो वो एक 50,000 की अगर वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका भी रिबेट मिल जाएगा। एक 80D में मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का भी जो मिलता है वो 25,000 रुपये का वो एक रिबेट मिल सकता है। और एक इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट जो आती है बैंक से आती है फिक्स्ड उसके लिए जो वो 10,000 रुपये का रिबेट वो भी ATTTA में लिया जा सकता है, और जो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये का रिबेट है। अगर इन बातों को मैं ध्यान में रखूं तो लगभग ये मान के चलिए कि अगर टोटल इनकम किसी की 7,70,75,000 सैलरी वाले की है तो वो अभी भी हो सकता है शायद 5 लाख से नीचे निकल जाए, तो इसके अलावा किसी और को बेनिफिट नहीं होगा। सीनियर सिटीजन को कोई इससे बेनिफिट, वेरी सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं आ रहा क्योंकि उनकी इनकम अदरवाइज 5 लाख रुपए तक वैसे एग्जम्प्ट थी, तो अब 5 लाख क्रॉस करने के बाद उनको स्टेट वे 20% के रिबेट में जाना पड़ेगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल दे के भी समझा दूं कि अगर किसी की इनकम जैसे आपने पूछा 10 लाख रुपए की है और वो सैलरी से इनकम है तो 50,000 रुपए का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 1.5 लाख रुपए की उसकी लॉन्ग टर्म सेविंग होगी, तो 8 लाख रुपए की अगर मैं इनकम मान के चलूं तो 2.5 से 5 लाख के ऊपर 5% 12,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और 5 लाख से 8 लाख वाली इनकम पे 20% टैक्स देके 60,000 देना पड़ेगा, तो टोटल टैक्स हो गया 72,500। और इसके ऊपर 4% आपको लगेगा वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेस जो लगता है, अगर वो मैं मिला दूं तो उसके ऊपर 2900 रुपए वो आ जाएगा, तो लगभग 75,400 रुपए की टैक्स की लायबिलिटी आएगी अगर आप किसी को 10 लाख रुपए की सैलरी इनकम है और वो 1.5 लाख रुपए की सेविंग करते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोविजन है। और इसके अलावा क्योंकि किसी और को किसी भी तरह की टैक्स में कोई छूट नहीं आई है, टैक्स रेट सरचार्ज वगैरह वही रखे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा ये मेरा इंटरिम बजट है और मैं ये चीज़ें मानता हूँ ये मुझे देनी जरूरी है। और उन्होंने अपनी स्पीच में ये तो कहा कि देखिए इसका बेनिफिट 3 करोड़ टैक्स पेयर का आया, तो तभी मैंने आइडिया लगाया था कि अगर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट 3 करोड़ का किया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कैच है और उन्होंने ये बेनिफिट सारे टैक्स पेयर को अक्रॉस द बोर्ड नहीं दिया है। तो ये उनकी स्पीच में बहुत नजर आ रहा था। और ये मेनली सैलरीड क्लास टैक्स पेयर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए, और ये स्वाभाविक था क्योंकि इलेक्शन का बजट था, तो ये इस तरह की घोषणा आनी स्वाभाविक थी। ऑलराइट, तो यहाँ पर टैक्स स्लैब में क्लियरली कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन शरद जी एक चीज़ को लेके यहाँ पे हमें और थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। सैलरी क्लास को छोटे टैक्स पेयर्स को ये दिया है फ़ायदा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई है, और साथ ही आपकी जो कमाई होती है ब्याज से डिपॉजिट पर, उस पर भी इजाफा किया गया है। जी हाँ बिल्कुल कविता, ग्रेच्युटी की लिमिट पहले 10 लाख थी, कुछ महीने पहले सुनने में आया, एक अच्छी खबर आई थी कि 20 लाख हो गई, और अब खबर और अच्छी हुई है कि वो 30 लाख हो गई। यहाँ ग्रेच्युटी आपको जो एक मुश्त मिलती है जब आप रिटायर होते हैं या आपसे प्रसन्न होकर आपका एम्प्लॉयर जब कोई एक लमसम अमाउंट देता है, वो 30 लाख हो गई। उसमें जो बाकी सेक्शन 10 के अंतर्गत प्रोविजंस है वो अप्लाई करते हैं, पर वो 30 लाख वहाँ सब्स्टिट्यूट हो गई। दूसरा, इंटरेस्ट की आपने बहुत अच्छी बात करी कविता, क्योंकि होता क्या था कि जो रिटायर्ड लोग हैं या हाउस वाइफ्स हैं जिनकी पैसिव इनकम्स हैं, जो इंटरेस्ट से इनकम कमाते हैं, तो बैंक में जब वो फिक्स डिपॉजिट रखते थे तो उनका 10,000 से ऊपर जैसे ही एफडी पर इंटरेस्ट क्रॉस करता था उस पे टैक्स कट जाता था। अब टैक्स, अब मुझे लग रहा है कि वो 40,000 कर दिया 10,000 से बढ़ा के। मुझे लग रहा है बैंक एफडी की तरफ जो लोग थोड़ा सा भागते थे उससे, वो अब मुझे लग रहा है बैंक एफडी फिर करने में हिचकिचाएंगे। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि आप कविता के पर्सनल फाइनेंस शो पे ये सुनेंगे कि बैंक एफडी को बहुत अच्छा, खाली टीडीएस से भागने के लिए आप बैंक में मत करिए, पर हाँ एक 15G 15H भरना पड़ता था। और उसके लिए आपको वो फॉर्म जमा कर, एक सरदर्दी सी थी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपको रिटर्न फाइल करके फिर रिफंड लेना पड़ता था या रिटर्न मजबूरी में फाइल करनी पड़ती थी और कोई इनकम नहीं होती थी। वो 40,000 रुपए अवश्य कर दिया। इसी से संबंधित, क्योंकि हम सेक्शन 194A के अंतर्गत ही आता है, इसी से संबंधित 194I को भी ले लेते हैं, इससे पहले कि हम उसको भूल जाएं कि वो रेंट, जब आपको रेंट आता है कहीं से और आपने को मकान किराए पे दिया हुआ है, तो उसमें एक सीमा बांधी हुई थी इनकम टैक्स में सेक्शन 194I के अंतर्गत कि अगर 15,000 पर मंथ या 1,80,000 साल का अगर आपको रेंट आता है उस पर टैक्स कटता था। अब उस लिमिट को भी बढ़ा के, मुझे लगता है सरकार को लगा होगा कि अब रेंटल्स बढ़ गए हैं और 15,000 एक थोड़ी आउटडेटेड सी लिमिट है, उसको 2,40,000 कर दिया गया है कि अब 2,40,000 आप टच करेंगे तभी वो उस पर टीडीएस कटेगा, वरना उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ओवरऑल मिला के थोड़ा सा टीडीएस की कंप्लायंस में 194A में और I में आसानी कर दी गई है कि अब छोटे छोटे अमाउंट्स पर वो टैक्स ना काटा जाए। ऑलराइट, लेकिन वेद जैन जी, अगर हम घर खरीदने की बात करें तो अगर जो कैपिटल गेन्स होता था उसको लेके भी बदलाव किया गया है। अभी 2 करोड़ तक अगर आपका कैपिटल गेन्स होता है तो छूट है? नहीं, देखिए 2 करोड़ की कैपिटल गेन में छूट नहीं दी है उन्होंने।
उन्होंने छूट दी है कि एक से ज़्यादा अगर 2 मकान खरीदने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने हर एक व्यक्ति को छूट नहीं दी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि आज की डेट में परिवार में एक मुखिया होता है और उसके बच्चे होते हैं, तो वो अपना पुराना मकान बेच के दोनों बच्चों के लिए एक एक मकान देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आज की डेट में छूट एक की मिलती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने कहा कि ये अब वो 2 मकान खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिट है 2 मकान खरीदने का उन्हीं को मिलेगा जिनका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से नीचे होगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो भी उन्होंने मुझे ऐसे लगाया कि ये इसलिए इश्यू एड्रेस किया है कि रेवेन्यू कंसिडरेशन थी कि जो मिडिल लेवल के लोग हैं या लोअर लेवल के लोग हैं उनको ये बेनिफिट देने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं हो कि जो बड़े कोठियाँ हैं 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ वाले हैं उनको कैपिटल गेन हो जाए और वो 2 घर ले लें, उनको ये छूट देने की कोशिश नहीं की है। तो रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है और उसको 2 मकान लेने में लगाते हैं तो आपको छूट मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये हर एक को छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। 2 करोड़ की कोई थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन दी है उन्होंने कैपिटल गेन के लिए। साथ ही शरद जी, एनपीएस को लेके बहुत सारी उम्मीदें थी, जिसको लेकर केवल ये ऐलान हुआ है, जो मेरे ख्याल से पहले भी बदलाव नोटिफाई हो चुके थे, सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसके अलावा एनपीएस का जो पूरा ढांचा है वो जस का तस ही है। बिल्कुल जस का तस है। उसमें कुछ दिन पहले कविता आपको याद होगा कि 60% विड्रॉल तक अब टैक्स नहीं लगेगा। हाँ। और 60% विड्रॉल अलाउ किया गया था, वो अमेंडमेंट अभी जस की तस बनी हुई है। दूसरा कविता, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो क्योंकि घर की बात आई तो मुझे याद आ रहा था जो एक अच्छी अमेंडमेंट आई है कि जिसके पास 2 घर हैं, क्योंकि अभी वेद जी 2 घरों वाली बात कर रहे थे, 2 बेटों की बात कर रहे थे, तो मुझे उन बेटों से याद आया कि जिसके पास 2 घर हैं, एक घर, अब 2 घर कई दफे लग्जरी नहीं होता, आपकी मजबूरी होती है, जरूरी नहीं कि जिसके पास 2 घर है वो, तो दूसरे घर पर जो खाली पड़ा होता था, मतलब एक घर में आप रह रहे हैं पर दूसरा घर मान लीजिए एक दिल्ली में एक मुंबई में है, अगर आप दूसरा घर खाली छोड़ रहे हैं तो उस पर फेयर मार्केट वैल्यू की उसकी रेंटल लेके उसको टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता था। तो अब क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बोला भी गोयल साहब ने कि अगर आपको जरूरी नहीं, मजबूरी हो सकती है, बॉम्बे जैसी जगह में आपको हो सकता है 2 घर लेने पड़ जाएं, तो अगर आपको 2 घर लेने पड़ रहे हैं और दूसरा घर आपका खाली पड़ा हुआ है तो अब उस पर एक नोशनल रेंट जो लगता था वो आइंदा से नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है घर को अगर उन्होंने जिस दृष्टि से देखा है, लग्जरी से एक जरूरत की तरह देखा है, मुझे लगता है अच्छी सोच है ये कि आप खामखा उसको लग्जरी ना समझ के और उस पर बिना रेंट आए आपको टैक्स देना पड़ता था, तो उस टैक्स से अब जो है वो आपको छूट मिल गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया गया है वेद जैन जी, 40,000 से बढ़ाकर इसे 50,000 कर दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये एक अच्छी चीज़ की है उन्होंने। देखिए वैसे तो 50,000 भी बहुत कम है, क्योंकि जो एक एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज रेंडर करता है एम्प्लॉयर को, उसको सर्विसेज रेंडर करने में कोई ना कोई खर्चा होता है। हाँ। तो किसी ज़माने में 1975 में ये रिबेट होता था, उस समय ये रिबेट 4,000 रुपये 5,000 होता था। अगर मैं आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन को लगा कर चलूँ तो कम से कम ये ज़्यादा नहीं तो आज की डेट में 2 लाख का डिडक्शन होना चाहिए। फिर भी क्योंकि ये 2005 में विड्रॉ किया और लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है, तो इस साल 40 से 50,000 किया है, तो 10,000 रुपये की हर एक व्यक्ति को अक्रॉस द बोर्ड ये बेनिफिट ऐसा है जो हर सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलेगा। और इसमें जो सैलरीड एम्प्लॉय 10 लाख से ज़्यादा की इनकम में आते हैं वो 30% का टैक्स देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको ये टैक्स में 3,120 रुपये की छूट हर व्यक्ति को जो सैलरीड एम्प्लॉइज है उसको दी है। ये अच्छी छूट है और आने वाले समय में इसको शायद और गौर करना पड़ेगा और इसको बढ़ाने की जरूरत है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। ऑलराइट, लेकिन शरद कोहली जी, एक टैक्स पेयर के लिहाज से जो हम उम्मीदें कर रहे थे, जैसे कि एटीसी में इजाफे की हम उम्मीद कर रहे थे, बेसिक एक्सेम्पशन को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे, वो सब ना करके जो भी ऐलान हुए हैं, क्या ऊँट के मुंह में जीरा आपको लगता है? ये आपने कविता मेरे मुंह की बात छीन ली। जब आप बोल रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि क्या खोया क्या पाया। पाया तो सही, जरा खोए का भी जिक्र कर ले। हाँ। तो खोए में बिल्कुल ठीक है। आपने एटीसी, जब पीयूष गोयल जी अपनी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने 5 लाख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप 5 लाख में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। हाँ। तो आपको ये मिल जाएगा। तो बड़ी सफाई से और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि एटीसी में साहब हम कोई चेंज में नहीं करना चाह रहे हैं। आपकी एटीसी जो पता ही नहीं लगता, कविता बताइए, आपको पता लगता है कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कब 1.5 लाख भर जाता है। हाँ। तो काफी उम्मीद थी, हमने टैक्स घटाओ आंदोलन भी किया, उसमें सभी टैक्स पेयर्स की एकजुट आवाज थी कि एटीसी की लिमिट 1.5 लाख आउटडेट हो चुकी है, उसको बढ़ाया जाए और सेविंग्स को भी बूस्ट करता है। एक तो वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी निराशा रही। दूसरा, विमेन टैक्स पेयर्स को, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि विमेन टैक्स पेयर्स को एक स्पेशल रिबेट आना चाहिए था। आधे टैक्स पेयर्स हैं, आधे नहीं, चलिए आधे से थोड़े कम हैं, पर आधे वोटर्स तो जरूर है ना कविता। हाँ, ये तो आप मानते हैं। हाँ। तो इसलिए वो उम्मीद करके बैठी थी सारी महिलाएं, और हमने महिलाओं से खुद ये बात करी। और आपके दिल की बात भी बोल रहा हूं, मुझे पक्की बात है कि आपके मन भी ये था कि महिलाओं को कुछ आना चाहिए। महिला मैं मानता हूं ज्यादा पुरुषों से सशक्त है,
घर देखती हैं, फैमिली देखती हैं, कामकाज, पैसा भी कमाती है। मुझे लगता है महिलाओं के लिए थोड़ी सी निराशा आई होगी कि ओवरऑल अच्छा बजट है, पर उम्मीद तो रहती है, और उम्मीद रहती है कि महिला और मोदी जी की तरफ महिला देख रही थी कि शायद वो कुछ निकाल कर आए महिलाओं के लिए खास, वो नहीं आया। दूसरा जो मुझे तीसरा और अंतिम लग रहा है कि जहां पर उम्मीद से थोड़ा कम आया, वो था जो इनकम टैक्स के स्लैब्स थे, क्योंकि पहला स्लैब 5% का, अब हम 87A की बात नहीं करते जो हमने करी थी, हम थोड़े से आगे ज्यादा टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, जो ज्यादा इनकम वाले टैक्स पेयर्स हैं, नॉट ज्यादा टैक्स पेयर्स। ज्यादा टैक्स पेयर्स तो 2.5 और 5 लाख के बीच में आते हैं। उनके 5% के बाद एक बहुत बड़ी, ऐसा लगता है कि आपने खाई पार करी, 5 के बाद सीधा 20% टैक्स लग जाता है, उसके बाद 30 लगता है। तो मुझे लग रहा है स्लैब्स में थोड़ा सा ट्वीकिंग करी जा सकती थी, उनको और रैशनलाइज करा जा सकता था, भले ही उससे राजस्व का नुकसान नहीं होता, पर उसको रैशनलाइज करा जा सकता था। वो भी मुझे लग रहा है वहां पर कई कमी रह गई। ऐसी अगर आप बात करें तो अभी हम रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, तो वहां पर हाउसिंग लोन सेक्शन 24 में जो 2 लाख की मिलती है, ये भी अब 1.5 से 2 करी गई थी, काफी टाइम हो गया है। इसको बढ़ाने की थोड़ी जरूरत थी, क्योंकि अब लोन मकान महंगे हुए हैं, लोन भी ज्यादा लेना पड़ता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट भी ज्यादा जाता है। तो एक जो बेनिफिट रियल एस्टेट को बूस्ट मिला, अगर ये भी हो जाता तो मुझे लग रहा है सोने पे सुहागा हो जाना था। और राइट, लेकिन क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं, दर्शकों में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है तमाम ऐलानों को लेकर। फिलहाल जी आपके पास आऊंगी अब मैं सीधा, ATC में किस किस निवेश को लेकर हमें टैक्स छूट मिल सकती है, इसको लेकर आमतौर पे कंफ्यूजन लगा ही रहता है। और आज चूंकि वित्त मंत्री जी ने केवल इतना मेंशन किया कि ATC की छूट को बढ़ाया नहीं जा रहा है, फिर भी लोगों के जहन में इसको लेकर कंफ्यूजन है कि हमें टैक्स छूट कहाँ कहाँ मिल सकती है ATC के तहत। देखिए, ATC के अंदर लॉन्ग टर्म सेविंग का प्रोविज़न है, और इसके पीछे लॉजिक समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ जब डिबेट करते हैं कि टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट मिला, रिटायरमेंट में क्या मिलना चाहिए, तो 2 तरह के मॉडल नॉर्मली यूज़ होते हैं। एक तो ये होता है कि आप सरकार को टैक्स दे दीजिए और सरकार बाद में आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट दे, आपको बेनिफिट दे जब आपकी एज ओवर हो जाए। दूसरा तरीका है कि सरकार में, इंडिया में एक मॉडल अडॉप्ट किया गया है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उस समय आपको छूट दे दी जाती है कि आप सेविंग कर लीजिए, और जब रिटायरमेंट आपकी होने लगे तो आप उस सेविंग को यूज़ कर लें ताकि काम आ जाए। तो आज की डेट में जो मॉडल है, एक तो जो PF कटता है, एम्प्लॉयर आपका PF काटता है, तो वो उसकी छूट मिलती है। एक NPS है जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और आप भी अगर कंट्रीब्यूट करें तो उसकी छूट मिलती है। इसी तरह से अगर कोई और दूसरा बाहर वाला व्यक्ति है तो PPF में अगर कंट्रीब्यूशन करे, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करे तो उसके नाम की छूट मिलती है। इसी तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसके नाम की छूट करे तो वो भी मिलते हैं। कोई नया घर खरीदते हैं तो उसकी जो पेमेंट करते हैं, उसके बारे में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी नाम की भी 1.5 लाख के अंदर छूट आती है और उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म, और लाइफ इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है और उसका जो प्रीमियम पे करते हैं तो उसके नाम की भी इसमें छूट मिलती है। तो इसी तरह की एक लंबी सारी लिस्ट बनी है ATC के अंदर, जिसके अंदर ये छूट मिलती है। तो आमतौर पे जो ये बेनिफिट हैं ATC के, ये इस क्लॉज के अंदर फॉल करते हैं। इसी के अंदर इक्विटी लिंक वाली जो स्कीम्स ये आती हैं, उसके अंदर भी कुछ बेनिफिट उसके अंदर नज़र आते हैं। तो जो ये निवेश इसमें किया जाता है, उसकी ओवरऑल सेलिंग 1,50,000 रुपये की है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है 50,000 रुपये का, जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आता है, NPS के अंदर। अगर वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपको 50,000 रुपये की एक एक्स्ट्रा छूट और मिल सकती है, जिसका अलग से लिंक है। तो ये 1.5 लाख वाली एक अलग है और एक 50,000 वाली स्कीम अलग है। तो ओवरऑल ये 2 लाख रुपये की आपको छूट मिल सकती है इसके अंदर प्रोविजन की। और राइट, चलिए कुछ आमतौर पे जो दर्शकों के सवाल है जिसको लेके कंफ्यूजन है, उससे अब जवाब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो शरद जी, अमूमन लोगों के जहन में ये सवाल है कि अगर किसी की इनकम है 8 लाख रुपए सालाना, उसमें से अगर वो 1.5 लाख रुपए निवेश कर देते हैं ATC के तहत, टैक्स छूट उनको मिल जाती है, तो क्या 1.5 लाख पर ही उनको टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि 5 लाख वो समझ रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही क्लैरिफिकेशन हमने प्रोग्राम के शुरू में दिया कि जिसकी इनकम ATC और 5 लाख मिला के 6.5 तक है, अगर उसको 6.5 तक हम खींच दें तो, अगर आप उससे जाते हैं, मतलब या तो ATC को छोड़ दें तो 5 से ऊपर जाते हैं, ATC को ले लें तो 6.5 से ऊपर जाते हैं, तो आपके लिए आज जो वित्त मंत्री जी ने तोहफा दिया है, वो आपके लिए वो तोहफा नहीं है। आपके लिए पुराने ही स्लैब्स जो कि 5 लाख, 5%, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, पुराने स्लैब्स एप्लीकेबल हैं। तो आपकी, जिन्होंने ये सवाल किया है, क्योंकि उन्होंने 8 लाख बताया, तो आपके लिए हमें बड़ा निराश होकर ये कहना पड़ रहा है कि आपके लिए ये बेनिफिट नहीं है। आपको, जैसे आप पहले टैक्स कैलकुलेट करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। समझ लीजिए आपके लिए आज बजट में कविता कह दें कि कुछ नहीं था, थोड़ा सा निराश होकर कह रहे हैं कि आपके लिए आज कुछ नहीं था।
मेजर टेक अवेज वेद जैन जी आपके मुताबिक क्या रहे हैं? मेजर टेक अवे जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसकी इनकम 5 लाख से नीचे है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। सैलरीड क्लास को 10,000 रुपये की छूट दी गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 40 से 50,000 किया गया। और जो कैपिटल गेन के बारे में 2 मकान खरीदने के बारे में छूट दी गई कि 2 मकान आप खरीद सकते हैं। इसी तरह से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में भी उन्होंने एक मेजर छूट दी, जिसकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि जो एक व्यक्ति अपने घर में रहता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। सरकार ये मानती है जब आप अपने घर में रहते हैं तो जो आपने रेंट नहीं दिया वो आपकी इनकम है, तो अपने घर में रहना भी आपकी इनकम माना जाता है। तो एक घर की उन्होंने छूट दी थी कि अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे। एक से ज़्यादा घर के ऊपर सरकार टैक्स लगाती थी। अब ये ध्यान में रखते हुए कि कभी कभी पेरेंट्स हैं, बच्चे अलग रहते हैं या आपकी पोस्टिंग कहीं पर है, तो सरकार ने इसमें कहा कि हम 2 घर पे छूट टैक्स नहीं लगाएंगे। ये एक नोशनल टैक्स लगता है खाली प्रॉपर्टी के ऊपर, उन्होंने इसके नाम का बेनिफिट दिया है। एक बेनिफिट उन्होंने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में दिया है कि उन्होंने कहा कि घरेलू महिलाएं हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बैंकों में सेविंग करते हैं तो 10,000 के ऊपर टैक्स कट जाता है, उनको लाइन में लगना पड़ता है, रिटर्न भरनी पड़ती है, रिफंड क्लेम करना पड़ता है। तो उन्होंने उसकी भी छूट कर दिया कि जब 40,000 रुपये तक का अगर आपका बैंक से कोई फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट वगैरह आता है तो उसके ऊपर आपका TDS नहीं कटेगा, तो उसे एक छूट दी है। इसी तरह से अगर आपको कोई रेंटल इनकम आती है, आपने कोई किराए पे दिया हुआ है, तो अभी सालाना 1,80,000 रुपये से ज़्यादा आपको रेंट मिलता था तो आपका 10% TDS कटता था। अब उसको बढ़ा के 2,40,000 रुपये कर दिया। सबसे बड़ी जो छूट है, जो मैं कहूँगा कि चेंज हुआ है, वित्त मंत्री जी का प्रॉमिस कि अब आपकी जो रिटर्न आप भरेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस होके आपको रिफंड आ जाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि इससे इनकम टैक्स का पूरा इंटरफेस बदल जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी जो ग्रीवेंस और लोगों की जो चिंता कंप्लेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है कि हम रिटर्न भर देते हैं, हमारा सालों साल महीनों महीने तक रिफंड नहीं आता और इसी वजह से लोगों की रिटर्न लेट भी आती हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस वायदे पे जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि रिटर्न ऑनलाइन इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएंगी, तो अप्रैल ऑनवर्ड लोग जल्दी रिटर्न भरेंगे। हाँ। जिनका भी जो टैक्स कटा हुआ है, जो रिफंड बनता है, इमीडिएटली प्रोसेस होगा और इमीडिएटली उनके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर ऐसा होता है तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में लोगों की धारणा है कि वो बैठे रहते हैं या काम नहीं होता है, रिफंड लेट होते हैं, वो बदल जाएगा। मेरा ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। दूसरा, उन्होंने घोषणा की कि अब हम जो रिटर्न की स्क्रूटनी करेंगे उसके अंदर कहीं आपका कोई ऑफिसर से इंटरफेस नहीं होगा। 2 साल के अंदर उन्होंने वादा किया है कि कंप्लीट इंटरफेस बदल जाएगा। आपको पता नहीं है कि कौन ऑफिसर आपकी डेटा वो आपकी वेरिफिकेशन कर रहा है और आपकी डिटेल है, ऑनलाइन जाएंगी, ऑनलाइन आपके सारे सवाल जा पाएंगे। ये इससे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चेंज आएगी। वेद जैन जी, यहाँ पर थोड़े की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के बाद जो बजट है उसमें आम टैक्स पेयर की सभी मांगों को पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।